कुछ ना कुछ बोलते रहे। तो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस कर रहे हैं। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको इसमें मैं टाइम नहीं लूँगा। अ, अब ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोल रहा है, इट गिव्स जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस टू द ओनर्स एंड आउटसाइडर। ये क्या कर रहा है, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है किस चीज़ का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का, किसको, बिजनेस के जो ओनर है और आउटसाइडर को। वेरेज अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो किसके लिए होता है, वो कॉस्ट, ये क्या करता है, ये देता है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। किसको देता है, मैनेजमेंट को। ठीक है। अच्छा एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कोस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है ना वो वेरी कॉन्फिडेंशियल होती है। वो इन्फॉर्मेशन आप किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते। अब आप खुद सोचो ना, आप कैसे, आपको क्या पता कि टेस्ला की जो कॉस्टिंग है, टेस्ला की जो मॉडल 3 कार है वो उसकी कॉस्टिंग क्या है, या एप्पल की जो आपका जो उसका रिसेंट न्यू लॉन्च फ़ोन है उसकी कॉस्टिंग क्या है, आपको कैसे पता, आपको नहीं पता कर सकते आप, है ना। या तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि उनको कॉस्टिंग कितनी की बढ़ रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके लिए होती है, वो मैनेजमेंट के लिए होती है। और किस लिए होती है, कंट्रोल प्लानिंग के लिए, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए होती है और डिसीजंस लेने के लिए होती है। मतलब इस इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट करेगी क्या, वो क्या करेगी, वो कॉस्ट को कंट्रोल करेगी और डिसीजन लेगी। बहुत ईजी था, सो सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अब बात करते हैं, दीज अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी एक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स किसके बेसिस पे बनते हैं, आपके ना कंपनी कंपनी एक्ट बना हुआ है, ये कंपनी लॉ एक्ट है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, या मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं, इनके लिए कंपनी के लॉ दे रखे हैं और इनकम टैक्स के लॉ दे रखे हैं, तो ये चीज़ एप्लीकेबल होते हैं इनके ऊपर। ठीक है। तो उन लॉ को ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा तो आपको किसी ने ऐसा नहीं बताया कि ये देखो ये कंपनी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में ऐसा लिखा हुआ है। बट वो लिखा हुआ है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए नहीं बताया गया आपको। बट वो लिखा हुआ है। जैसे आप शेड्यूल 3 में बात करूं, जो आपने जो बैलेंस शीट जो पढ़ी है ना, वर्टिकल वाली जो बैलेंस शीट पढ़ी है, वो आपके कंपनी लॉ का जो एक्ट है, वो अब कंपनी लॉ एक्ट है उसका शेड्यूल 3, वो आपका बोलता है कि जो आपको जो बैलेंस शीट बनानी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वो आपको किस शेप में बनाना है, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। जो आपने याद किया होगा वो फॉर्मेट, लेकिन याद नहीं हुआ होगा। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, जो कोशिश तो करी होगी याद करने की, लेकिन याद हुआ नहीं होगा। और आधों से ज़्यादा ने तो कोशिश ही नहीं की होगी याद करने की। तो ये वही फॉर्मेट है जो कंपनी आपका कंपनी लॉ एक्ट बताता है आपका। ठीक है, दिव्यार्थ, ईशान। ठीक है। वेयर एज मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ऐसा कोई लॉ नहीं है ना। कोई ऐसा कुछ लॉ नहीं है। आप वॉलेंटरीली आपको जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। बट हालांकि ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं, हर एक बच्चा अलग फॉर्मेट बना रहा होगा, हर एक फॉर्मेट में अपना बना रहा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जर्नल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल चल रहा है कुछ, कि इस तरह से आपको बनाना है, तो उसी तरह से फिर बनाई जाती है सारी कंपनीज। फिर सारी कंपनीज खुद ही एक एक जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वही फॉलो करती हैं। हालांकि लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे जैसे जो बैलेंस शीट P&L है, वो कंपनी लॉ में दे रखा है कि आपको जो शेयर कैपिटल है पहले लिखना है, फिर रिजर्व एंड मतलब शेयर कैपिटल हो गया आपका, है ना। शेयर कैपिटल के अंदर आपका आ जाएगा वो शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, फिर करंट लाइबिलिटीज़, फिर असेट्स साइड आ जाएगी, असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, फिर उसके बाद करंट असेट्स। इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है ना, और फिर उसके अंदर भी वो दिया हुआ है आपका। लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक शेयर होल्डर फंड, राइट, वो स्टार्टिंग में होता है शेयर होल्डर फंड। तो और आपको वही लिखना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है तो आपको शेयर होल्डर फंड ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। बट जैसा मैंने बोला कि कंपनीज ने खुद का एक ट्रेडिशन बनाया हुआ है, बस वही ट्रेडिशन आपको फॉलो करना पड़ता है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम क्या, उसके बाद हम बात करते हैं, जस्ट मिनट।
इट क्लासिफाइज, रिकॉर्ड, एनालाइज द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर। वो क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, वो क्लासीफाई कर देता है उसको कि मतलब जो रेवेन्यू नेचर की है रेवेन्यू, कैपिटल नेचर की है कैपिटल, ठीक है, जिसको जिसको P&L में लेके जाना है P&L में, जिसको ट्रेडिंग में लेके जाना है ट्रेडिंग में, ये सब क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग वगैरह और एनालिसिस कर देता है ये, ठीक है। वेरएस अगर मैं बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, इट रिकॉर्ड्स द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच अकाउंटिंग वो कॉस्ट आर इंकर्ड। मतलब ये पर्पस के बेसिस पे होता है। जैसे मटेरियल का अलग से रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, मटेरियल की अलग से कहानी चल रही है, ठीक है, लेबर की अलग से कहानी चल रही है, तो ये पर्पस के बेसिस पे इनका रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट में, इट डील्स विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये क्या करता है, ये एक्चुअल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे चलता है, यानी एक्चुअल में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो अमाउंट है उसके बेसिस पे चलता है, ठीक है। और ये जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फैक्ट्स पे भी चलते हैं और एस्टीमेट के बेसिस भी होते हैं। जैसे जैसे कॉस्ट अकाउंट के अंदर ना आप कुछ बजट्स भी बनाओगे, तो वो जो बजट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एस्टीमेट बेसिस पे होंगे ना। एस्टीमेट का मतलब होता है आप फोरकास्ट कर रहे हो आप, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो कि इतना हमारा हो सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे भी होते हैं, एस्टीमेट बेसिस पे भी होते हैं। वेरस अगर बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता ही है जो चीज़ें हो जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में आपने ये सीखा होगा, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट शोज नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये बताता है क्या, ये नेट प्रॉफिट बता देता है और नेट लॉस बता देता है बिजनेस का, ठीक है। वेरएस जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें प्रोडक्ट वाइज बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो पूरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट आ रहा है, जैसे रिलायंस कंपनी के अलग अलग बिजनेस है, रिलायंस जियो भी है, रिलायंस का जो उनका ऑयल एंड केमिकल का भी बिजनेस है, ऑयल केमिकल का भी बिजनेस है, फिर उसका उनका रिलायंस का डिजिटल का भी बिजनेस है उनका, ठीक है। फिर उनका क्या कहते हैं, और मतलब 3-4 बिजनेस हैं उनके, 3-4 मोर देन 3 और 4 बिजनेस है उनके हैं। तो अगर मैं बात करूं कि उसमें क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में हम ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जानने की कोशिश करते हैं। वेरएस अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोडक्ट वाइज जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट वाइज हमें क्या प्रॉफिट और लॉस हमें आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट शोज ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी जो एक्सपेंसेस हैं फाइनेंशियल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस को शो किया जाता है। वेयर एज कॉस्ट अकाउंट के अंदर जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को शो किया जाता है, बाकी एक्सपेंसेस को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जैसे जो आफ्टर सेल एक्सपेंसेस होते हैं, आफ्टर सेल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट को सेल कर दिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आफ्टर सेल कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कि कुछ उसकी वारंटी के एक्सपेंसेस हो गए, या फिर उसको क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस हो गई, तो ये सारे इसको कहते हैं आफ्टर सेल एक्सपेंसेस। तो उनको वो कॉस्ट अकाउंटिंग उनको अवॉइड करता है, क्योंकि हम सिर्फ उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जानना चाहते हैं कि भैया वो कॉस्ट जो उसको बनाने का खर्चा क्या हुआ, ये जानना चाह रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम फॉर द अबव बिजनेस, यानी ये क्या है, ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ये अकाउंटिंग सिस्टम है। वेरएज यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सिर्फ पार्ट है, ओनली पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट का एक पार्ट है, ठीक है। 8 पॉइंट में कह रहा है कि यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो भी पैसों से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनका ही रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि पैसों से संबंधित या फिर नॉन मॉनेटरी, वो भी हम दोनों का ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कि जैसे हम क्या कहते हैं, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कितने नंबर ऑफ़ लेबर्स लगे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ़ लेबर्स लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर भी कैलकुलेट की जाती हैं। यानी यहाँ पे दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिलेटेड, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही देखी जाती हैं।
अब हालांकि अब यहाँ पे बिल्कुल ये सच बोल रहा है, 9th पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि नॉट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कंट्रोल ओवर कोस्ट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप कोस्ट को कैसे कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो तो ओवरऑल बता देता है वो, है ना, वो तो ओवरऑल बता देता है। वेरएस अगर मैं बात करूं जो कोस्ट अकाउंटिंग का, तो कोस्ट अकाउंटिंग क्योंकि हमें डिटेल्ड सिस्टम देता है, वो हमें डिटेल देता है, तो हम उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ कंसर्न विद द एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। इट इज़ कंसर्न मतलब ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स पे होता है, यहाँ पे होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन्स पे होता है, यानी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। और इसका रिकॉर्ड भी आपको पता है कि जो इसका रिकॉर्ड, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि इसका जो रिपोर्ट भी जाती है वो सिर्फ मैनेजमेंट तक जाती है, बाहर कहीं नहीं जाती। ठीक है। सो दीज अकाउंट, फिर उसको 11th कह रहा है कि दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विद द कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। कमर्शियल ट्रांजेक्शंस मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ जो फाइनेंशियल बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनके जो अकाउंट्स हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। वेरएस जो यहाँ कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स जो रिलेटेड होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। जैसे कमर्शियल ट्रांजेक्शन अकाउंट्स जैसे कि हो गया डेटर क्रेडिटर, 11th में आगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटर क्रेडिटर को भी यूज़ किया जाता है। वेरएस कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर डेटर क्रेडिटर को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ही बात कर रहे होते हैं, है ना। और इसके बाद कह रहा है कि देखो इसमें से वैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ भी कोई भी आप 10 पॉइंट्स या हो सके मतलब एक बार रीड कर लेना आप सारे के सारे 1 to 14 पॉइंट्स को आप रीड कर लेना। फिर उन 1 to 14 पॉइंट्स में से आपको जो भी अच्छे लगे एग्जाम में जैसे भी जिससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। बट वो देख लेना कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्वेश्चन ही आया 15 मार्क्स का तो 15 मार्क्स में मेरे को नहीं लगता कि वो सिर्फ डिफरेंस ही पूछेगा। 15 मार्क्स के अंदर ऐसा नहीं होगा वो सिर्फ डिफरेंस ही पूछेगा। वो आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा पहले तो कोस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताओ, फिर बताएगा कि हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, ये पूछ लेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा एडवांटेज ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। तो 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके दे देगा क्वेश्चन, अगर 15 नंबर का आना होगा तो। नहीं तो ये 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आ सकता है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स आपको फ्री के नहीं बांटेगा वो कि हाँ कि भैया चलो बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बता दो। तो ये चीज़ आप देख लेना, कोई भी पॉइंट्स याद कर लेना। तो लास्टली क्या बोल रहा है ये, लास्टली ये बोल रहा है कि इट गिव्स रिकॉर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, और ये वाली जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है जब भी मैनेजमेंट को ज़रूरत होती है वो मांग लेती है व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि आगे भी देख सकते हो कि जैसे इस कोस्ट को स्प्लिट कर दिया जाता है यूनिट वाइज। कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर आगे जाके कोस्ट को ना स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी पर प्रोडक्ट के हिसाब से, एक क्वांटिटी के हिसाब से कितनी कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि पर क्वांटिटी के हिसाब से है। ठीक है। और उसके बाद ये एफिशिएंसी वगैरह, लेबर की क्या एफिशिएंसी है, लेबर की क्या एफिशिएंसी है, प्लांट एंड मशीनरी की क्या एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं बताता कि लेबर कितनी देर खाली बैठा है, कितनी देर उसने काम किया, है ना। ये सब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगा। वेरएस जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ये बता देगा। कैसे बता देगा, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत डीपली चला जाता है, वो ये चेक करता है कि कितनी देर लेबर खाली बैठा था, कितनी देर लेबर ने काम किया, कितनी देर उसने ओवर टाइम किया, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करता है। तो इसलिए एफिशिएंसी भी पता लग जाती है कि लेबर की क्या एफिशिएंसी है, कितना काम कर रहा है लेबर, या फिर प्लांट एंड मशीनरी में कितना काम हो रहा है। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल बच्चों वाली थी, आप खुद भी पढ़ सकते थे, बट फिर भी मैंने किया कि मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। मैं सारी एडवांटेजेस नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये थ्योरी है। मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़्यादा फोकस करें हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करें हम ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी मैं करा तो रही हूँ, है ना। अब एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेज क्या हो सकती है, वही चीज़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव थे ना,
उन्हीं को एडवांटेजेस में आप डाल सकते हो कि भैया ये हेल्प करता है हमें प्राइस फिक्स करने में। देखो यहाँ पे लिखा भी है, फिक्सिंग सेल प्राइस, प्राइस फिक्स करने में या फिर कंट्रोल करने में, वही चीज़ें दी हुई हैं, कंट्रोल करने में कॉस्ट को। ठीक है। आ, उसके बाद एफिशिएंसी को मेज़र करने में, वही जो अभी अपने ऊपर पॉइंट पड़े हैं ना, उन्हीं से ही आप निचोड़ करके आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं। एफिशिएंसी को मेज़र करने में कि एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है हमारा बिजनेस चल रहा। ठीक है। उसके बाद कितना वेस्ट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये चेक करने में। ठीक है। फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को गाइड कर देता है ये, कि आपको आज का पता लग जाता है कि आज देखो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप अपना फ्यूचर की प्रोडक्शन पॉलिसीज़ आप अपने हिसाब से, जैसे टेस्ला का मैंने बताया ना, इलॉन मस्क ने जब उनको फर्स्ट टाइम उनकी $1,08,000 की जब वो कार बनी, उन्होंने बाद में क्या किया, उन फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को चेंज किया। तो कहीं ना कहीं उस कॉस्टिंग के कारण, कॉस्ट अकाउंटिंग के कारण उनको ये गाइडेंस मिली ना कि कैसे चेंज करना है। तो ये सब पॉइंट है, आपको ये सब आप एक बार रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि अब ये कौन सा है, रिड्यूस द अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। मतलब अगर आपको पता लग रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी बीच के अंदर हो रही हैं जो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, जैसे कि मान लो टेस्ला में, जो टेस्ला की कार को पेंट करना है ना, अब इलोन मस्क ने नोटिस किया कि जब हम कार को पेंट करते हैं ना, तो उस पर एक ऐसे केमिकल लगते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं उनको। और यही चीज़ जो पेंट है, अगर हम किसी और आउटसाइड कर, किसी को आउटसाइड से आउटसोर्स कर दें, हम आउटसोर्स कर दें, है ना, अपनी जो टेस्ला की कार है वो किसी के पास भेज के उससे उससे करवा लें, जो ये पेंट जॉब का काम करवा लें, और वो उससे सस्ते काम में हो रहा होगा, तो क्या एलन मस्क को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये चेक करना चाहिए उनको कि कौन सा ऐसा है कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, फिर वो आगे क्या करेंगे, वो उसको दूर कर सकते हैं उन ऐसी एक्टिविटीज़ को। तो यही सारी एडवांटेजेस हैं, आप रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस लिखी हुई हैं, दुनिया भर की एडवांटेजेस लिखी हुई है, 19 एडवांटेजेस, ओह माय गॉड। तो आप पढ़ लेना खुद ही, बहुत ईजी है ना। फिर उसके बाद इसे, अब क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप पूरा पढ़ रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट ऑडिट भी आ जाता है आपका। तो कॉस्ट ऑडिट से क्या होगा कि कल को आप कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उस पर ध्यान रखेगा, वो जो बाहर से बंदा आएगा वो चेक करेगा कि वो उसने काम सही कि नहीं, सही किया कि नहीं किया। तो आप कल को अगर वो कोई गलती कर देता है या कोई फ्रॉड कर देता है, तो वो भी सामने आ जाएगा ना। यार ये 11th पॉइंट इसने दोबारा क्यों लिखा हुआ है, एक सेकेंड, चलो जो इसने ये 2 बार पॉइंट लिख दिया इसने कि फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज 2 बार लिख दिया इसने, चलो कोई नहीं। उसके बाद क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स का जो होता है जो आपका क्रेडिट वॉर्थिनेस होता है, यानी आपका ट्रस्ट आप पे ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने कोस्ट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जब आप कोस्ट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं, और जब आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे ना। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर है, जब आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करते हो, तो आप क्या देखते हो, आप प्रॉफिट भी देखना पड़ता है हमें कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है लॉस मेकिंग कंपनी है, अब लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा दोगे तो फिर पैसा डूब ही जाएगा तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या कहते हैं, पता होनी चाहिए एट दी एंड। और मैं अगेन ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना फ्यूचर में, अगर आप अपना कैरियर स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हैं, तो आपके पास इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ इतनी सी, आपके पास सिर्फ आप टेक्निकल सीख जाओ, टेक्निकल चीज़ें सीख जाओ और एक छोटे मोटे फंडामेंटल सीख जाओ, तो आप स्टॉक मार्केट में चल सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास हर एक चीज़ों के एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि तभी आप बेटर एनालाइज कर पाते हो, तभी आप एक मार्केट का सेंटीमेंट, जो उसका मार्केट में क्या चल रहा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, आप सेंटीमेंट समझ पाते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी एट दी एंड। अगर आप अपना फ्यूचर स्टॉक मार्केट में, चाहे ट्रेडर नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ इन्वेस्टर बनना चाहते हो, सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस पर्पज़ से भी कह रहा हूँ, आपको ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें गाइड करेंगी। ठीक है। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ, चाहे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प करेंगी, और मुझे हेल्प करती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको।
है ना। अब शादी का लड्डू अच्छा है या नहीं है वो कौन बताएगा? जिसने शादी करी होगी वही तो बताएगा ना। अब जिसने शादी ही नहीं की उससे पूछ रहे हो कि भैया शादी का लड्डू अच्छा है कि नहीं, और दो बंदे बात कर रहे हैं दोनों ने ही शादी नहीं करी और बात कर रहे हैं भाई शादी का लड्डू अच्छा नहीं है, तो फिर कहाँ से अच्छा लगेगा? मतलब वो कैसे बता पाएगा? कहने वाली बात है, जिसको एक्सपीरियंस है वही बता सकता है। ठीक है, तो हमेशा एक्सपीरियंस वाले से ही पूछना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जब वो किसी से गाइडेंस लेते हैं ना, हमेशा उस बंदे से लेने की कोशिश करते हैं जो जिसको खुद नहीं पता होता। अब किसी फेलियर से आप गाइडेंस ले रहे हो, तो वो तो फिर भाई वो कैसे बताएगा वो? ठीक है, तो हमेशा जो जो उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है ना, जो अच्छा कर रहा होता है, आपको उसी से ही गाइडेंस लेनी चाहिए। किसी भी चीज़ में कह रहा हूँ मैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं कह रहा मैं। ईशान, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, है ना। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गाइडेंस ऐसे लोगों से लेने की कोशिश करते हैं जिनको खुद नहीं पता होता, फिर वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर उनका कैरियर, खुद का भी कैरियर ख़राब होता है, दूसरे का भी कैरियर ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा मत करो। कुछ ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो। अगर आप किसी से भी गाइड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो कि अब जैसे मेरे से आप पूछोगे कि सर शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अब मैंने शादी नहीं की, मैं कैसे बताऊंगा, है ना। तो हर एक किसी का अपना अपना एरिया होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब उसके बाद रोहित शर्मा, नाइस एग्जाम्पल सर, है ना। अब मुझे पता है कि तुम कहाँ पे कौन से एग्जाम्पल तुम सबके सामने लेने हैं, ठीक है, तभी तुम्हारा ध्यान आएगा क्लास के अंदर। अब मैं एग्जाम्पल ही पुराने लूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो एग्जाम्पल मेरे को ऐसे ही लेने पड़ते हैं। उसके बाद अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा है हमारे पास। एक काम करें, अब मुझे ये बताओ, लेस देन 1 मिनट बचा है, क्या रिजॉइन करोगे आप? रिजॉइन करोगे? जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? सेकंड ऑप्शन ये है कि मुझे अटेंडेंस शेयर कर दो। तो आज की सर क्लास मैंने यहीं पे वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर ले आपको चाहिए तो। ले लिया। कर लेंगे अब हाँ मुझे बताओ, रिजॉइन करने वाले हो नहीं करने वाले? जैसा आप बोले सर। अगर रिजॉइन कर रहे हो तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे। सर रहने दो रीजॉइन। नेक्स्ट क्लास में चलो करते ठीक हैं है, बस। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मुझे अटेंडेंस शेयर कर दो। और आज की क्लास को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे कर लेंगे, अब छोड़ो, अब आप फिर नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं। आप अटेंडेंस मेरे पास आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट आ चुका है मेरे पास। अतुल, राम राम सर, राम राम।